आज सुनिए अनेक सम्मानों से सम्मानित हिंदी लेखिका हुस्न तबस्सुम नेहा की लिखी हुई कहानी थमते थमते सांझ हुई। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। हाय हाय निगोड़ों भड़ुओं, कहाँ मर गए सबके सब। सांझ उतर आई है और अभी तक सब अपना जनाजा पीट रहे हो। देखो नीचे जाकर गजरे वाली आई कि नहीं। मोगरे ही कह लेना, रज्जन ओ रज्जन, मिठाई वाले क्या लड़का भेजा या नहीं। थोड़े से फल भी मंगवा लेना। हाय हाय, सब नासपीटियाँ अभी तक सोई पड़ी हैं। उठो कमबख्तो, कस्टमर आते ही होंगे। ओहो, ये लाइट गुल क्यों है? कमरुद्दीन, ओ कमरुद्दीन। महल नुमा बनी इस कोठी के निचले दालान में कदम रखते ही रणवीर बाबू के कानों में ये लफ्ज़ कौंधते चले गए। ऐसा लगा जैसे किसी बारात की अगुवाई की तैयारी चल रही हो। कोठी भी सज धज में किसी दुल्हन से कम नहीं मालूम पड़ती थी। अनुभवहीनता के कारण उन्हें सब बड़ा अजीब और जी गिनाने वाला लगा। वो वहीं खड़े ऊपरी इमारतों की भीतरी चकाचौंध और खनक को समझने का प्रयास करते रहे। उन बेहया शब्दों को भीतर ही भीतर दोहराते हुए वे कोई अन्य आशय निकालने का प्रयत्न करते रहे, पर नहीं। कोठों की दुनिया से निकलती हुई आवाज़ों का अर्थ ही अलहदा होता है, यही सोच रहे थे शायद वो। तभी सामने से एक कारिंदा गुजरा जो झपटा हुआ ऊपर ही जाना चाह रहा था, जिसकी बदरुद्दीन के नाम से पुकार हो चुकी थी। रणवीर बाबू ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। सुनो, कंचन बाई से मिलना है। उसने घूर कर देखा। तुमको नहीं पता 7 बजे खुलता है कोठा, 2 घंटे बाद आना। और हाथ झटक कर आगे बढ़ गया। रणवीर बाबू हारे से उसे देखते रह गए, पर हिम्मत नहीं हारी। अपने लंबे घुंघराले बालों पर हाथ फेरा, झोले में हाथ डाला, फिर खाली ही निकाल लिया और कुर्ते की जेब में कुछ तलाशने लगे। फिर एक बार झोले में हाथ डाला और कैमरा निकाला। आंखों से सटाकर सेट करने लगे। एक पुरानी नक्काशी पर उनका ध्यान गया। कुछ रंगीन पर्दे व कुमकुमे भी दिखाई पड़ रहे थे। उनका ध्यान उसी पर टिक गया और उसे लक्ष्य करने लगे कि एक जोर से झन्नाटेदार आवाज़ उन्हें भेद गई। हाय हाय, ये किसके मुंह में दांत निकल आए कि मेरे ड्योढ़ी की फ़ोटो ले रहा है? लल्लन, कल्लू, झब्बू, जरा देखना इस लुच्चे को। इसे इसके कैमरे के साथ ही चौखट पे दफन तो कर दो। सुनते ही रणवीर बाबू के हाथ पांव फूल गए। जल्दी से कैमरा झोले में वापस रख हाथ जोड़े हुए पीछे मुड़े, जिधर से आवाज़ आई थी। उन्हें बिल्कुल उम्मीद ना थी कि ये मानसून यूँ बिगड़ सकता है, किंतु अब तक वो खिड़की से हट चुकी थी कि तभी सामने 2 काले कलूटे लट्ठबाज आकर खड़े हो गए। रणवीर बाबू भीतर ही भीतर सिहरे जा रहे थे। उनके हाथ अब भी जुड़े हुए थे। जमीन घूमती सी नजर आई। वो उन दोनों से मुखातिब हुए और बोले, देखिए भाई साहब, मैं अखबार नबीस हूँ। आपकी मालकिन कंचन बाई से कुछ सवाल करने आया हूँ। सवाल करने आया है? धक्के देकर बाहर करो। एक ने मुंह बिचकाते हुए कहा तो दूसरे ने थोड़ी समझदारी दिखाई। नहीं नहीं, वहाँ बता देते हैं। दोनों ने एक दूसरे को अर्थपूर्ण निगाहों से देखा, फिर भीतर चले गए। रणवीर जी की सांसें अब जाके संभली थी। उम्र के 60वें बरस में चल रहे रणवीर बाबू को ऐसा दिल दहलाने वाला अनुभव पहली बार हुआ था। चेहरे पर छलक आई पसीने की बूंदों को रुमाल से पोंछने लगे। तभी भीतर सीढ़ियों से उतरता हुआ एक लड़का सामने आया। बोला, आइए मेरे साथ। वो पीछे चल दिए। लड़का उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर उन्हें ले गया और फिर ऊपर बने एक बड़े से हॉलनुमा कमरे में बैठा दिया, फिर चला गया। कुछ क्षण बाद वही लड़का आया और रणवीर बाबू के सामने एक झीना पर्दा खींच गया, जो बारीक होते हुए भी पारदर्शी नहीं था। वो कशमकश में बैठे कमरे की रौनक निहार रहे थे। अंतस में अजब सी उथल पुथल मची थी। कुछ देर बाद पर्दे के उस पार एक परछाई दिखी। वो धीमे से चलकर उन्हीं के सामने उस तरफ पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। वो उनकी तरफ से थोड़ी तिरछी होकर बैठी थी। तत्क्षण एक सधा सा स्वर लहराया, हाँ जी पूछिए, मगर जो पूछिए जल्दी जल्दी, वक्त कम है। अजब पशोपेश में थी उनकी निगाहें। आंखों ही आंखों में उस परछाई के अस्तित्व को टटोल रहे थे। विश्वास करने की कोशिश कर रहे थे कि ये वही शख्सियत है जिसका शोर शराबा कुछ देर पहले कोठी को खाए जा रहा था। एकदम मिठास कैसे भर गई इस आवाज़ में। सोचते सोचते उनका अंतस फूट पड़ा। कंचन जी, सबसे पहले मुझे इस हिजाब का मतलब बता दीजिए। हम लोग अपने कस्टमर से या फिर इमरजेंसी में ही दूसरों का सामना करते हैं, फालतू लोगों का नहीं। ओह हाँ, मेरी हैसियत तो वैसे भी आप पहले ही बता चुकी हैं।
खैर कंचन जी, मैं आप जैसी शोषित महिलाओं जो कोठों का नरक भुगत रही हैं, उनकी पीड़ा, उनका दर्द समाज के सामने रखना चाहता हूँ। आप लोगों की पीड़ा तो बड़ी विचित्र है, होठों पर नगमे, आंखों में आंसू। सो तो है, मगर दुनिया से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है बाबूजी। इस दुनिया ने हमें फूल दिए या अंगारे, हम कबूलज़दा हैं। हमें किसी से कोई शिकवा नहीं, किसी की सफाई नहीं चाहिए, हम संतुष्ट हैं। कंचन बाई के शब्दों में जितनी आर्द्रता थी उतना ही स्वाभिमान। रणबीर बाबू के भीतर अजीब सी टीस दौड़ गई। वो आगे बोली, मैं तो जानती हूँ दुनिया की सारी औरतों की हालत एक जैसी है, चाहे वह घरवाली हो या कोठे वाली। ये हो चाहे वो, दोनों ही अपने देह की ही कमाई खाती हैं। रणवीर बाबू का अंतस एक बार फिर किसी चकाचौंध से भर गया। जी चाहा खुली सहमति में वाह कह दें, पर भीतर के पुरुष के दम्भ ने टप से मुंह पर हथेली रख दी। शब्दों की इन सत्ताएगी को एक और झिड़क कर कंचन बाई के अतीत को धीरे से कुरेदा। कंचन जी, यहाँ तक पहुँचने के सफ़र ने आपको कितना आहत किया? असल में बाबूजी, मेरे लहू लुहान कदम ही मुझे यहाँ तक ले आए। लगा वो जवाब के लिए तैयार बैठी थी, टप से बोली, बकिया, कितना आहत होने का सवाल है तो इसे लफ्ज़ों में उतारना मुश्किल है। इतने लफ्ज़ों को कंचन बाई ने काफ़ी गहरे में उतरते हुए धीमे धीमे कहा। आपका अतीत? अतीत? लगा वो गिरकर चकनाचूर हो जाएगी। उनकी आंतरिक सिहरन रणवीर बाबू ने भी महसूस की थी। कुछ देर सन्नाटा पसरा रहा, फिर अचानक कंचन बाई अतीत की खाई में गड्ढमड होने लगी। शहर की मुंडेर से लगा हुआ गांव नवापुरवा में कंचन अपनी देहरी में बूढ़े माता पिता के साथ रहती थी। पिता ने घोर मेहनत, मशक्क़त और मजदूरी कर उसे पढ़ाया लिखाया था। माँ पिता की इकलौती संतान, दैहिक रूप लावण्य की धनी तो थी ही थी। पढ़ी लिखी होने के कारण गांव में सबकी भली भी थी और आदर सम्मान भी पर्याप्त मिलता था। आए दिन कोई ना कोई गांव वाला दवा का पर्चा पढ़वाने या चिट्ठी पढ़वाने लिखवाने आता रहता था। वो हंसते हंसते सबके काम बना देती। पिता आए रोज़ बीमार रहते। 11वीं पास करते करते वो साथ छोड़ गए। अब माँ ने बाहर निकलना शुरू किया। आखिर कंचन को ऊंची पढ़ाई पढ़ाकर अपने पति का सपना तो पूरा करना ही था। कभी माँ की हिम्मत डगमगाती तो पिता की आत्मा की छुअन उन्हें संभाल जाती। पति का वाहिद सपना अब उनके जिम्मे था। उन्होंने जी तोड़ मेहनत का संकल्प लिया, किया भी वैसा, किंतु जान तोड़ मेहनत के कारण उनकी जान पे बनाई थी। बीमार रहने लगी, काम भी छूट गया। तब जमींदार के वहाँ उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की नौकरी कर ली। जमींदार अच्छी कैफियत रखते थे। जमींदारों के बनस्पत बेहद सीधे सरल, वरना जमींदारों की क्रूरता तो दुनिया भर में मशहूर है। शेखू उन्हीं की मुनीमी करता था। मजबूत कदकाठी, लंबा सांवला सा, कुछ शहरी छाप से मुआ सा व्यक्तित्व, स्वभाव से मृदुभाषी और बेहद सरल, बुद्धि प्रखर। कंचन का सौम्य छरहरा व्यक्तित्व, गेहुआ गोल चेहरा, स्वभाव से धीर गंभीर और बेहद सजग। कंचन के यही सब ने शेखू को मोह लिया। आते जाते प्रायः उनकी दुआ सलाम होती रहती। फिर धीरे धीरे एक दूसरे पर उनकी निगाह उठने लगी और उठती गई, उठती ही गई। शेखू यानी शिखर, कंचन के गांव के मास्टर जी का बेटा। 2 बेटियों पर तीसरा बेटा। मास्टर जी अक्सर विद्यालय के काम से शहर जाते रहते थे। किसी बार उनकी पदोन्नति की बात चली, मगर वो पदोन्नति का रास्ता थोड़ा टेढ़ा था। उन्हें ऊपर वालों को खुश करने के लिए उन्हें किसी कोठे वाली का बंदोबस्त करना पड़ा था। लोग खुश हो गए, पदोन्नति हो गई, वो रातों रात हेडमास्टर बन गए। अब कहाँ ज़मीन पर पाँव। उन्हें नीले पीले सपने सूझने लगे। जब उन्होंने अधिकारियों को खुश किया था तो भीतर ही भीतर हाथ मलकर रह गए थे, पर तय किया था हो ना हो पदोन्नति अगर हुई तो एक बार उस सतरंगी दुनिया को टेस्ट तो जरूर करूँगा। वेतन पाते ही पहुँच गए कोठे पर और फिर वहीं के होकर रह गए। विद्यालय के कार्य के बहाने प्रायः वो शहर हो लेते और इस तरह वे बेतरह लुटते गए। परिवार सड़क पर आ गया। किसी गुलाब बाई से उनका ऐसा मोह जुड़ा कि उसी के कदमों की धूल बनकर रह गए। गनीमत यह कि शेखू की माँ भी अध्यापिका थी। वो पति को बिसार कर बच्चों की परवरिश में जुट गईं। समय आने पर दोनों बेटियों की शादी भी कर दी, पर ब्याह के बाद ही वो चल बसी। अब शेखू बचा था अपनी 4 दीवारी ढोने के लिए। किसी रोज गांव के निकट ही बहती सरयू के तट पर बैठे दोनों यहाँ वहाँ की ओट रहे थे कि कंचन ने चुहल की, अच्छा शेखू, तुम्हें स्त्री के किस रूप से अधिक मोह है और किससे घृणा?
ये तो ठीक ठीक कह पाना कठिन है कंचो कि मुझे स्त्री के किस रूप से मोह होना चाहिए और किससे घृणा, क्योंकि एक औरत ने अगर हमारा घर उजाड़ा है तो दूसरी स्त्री ने माँ के रूप में हमारा जीवन सहेजा, संवारा और जीवन भर संघर्ष किया हमारे लिए। कहते कहते कहीं डूब गया वो। यानी कि तुम सिर्फ माँ के रूप में प्रेम करते हो, शेष सभी से? तो वो बीच में तर्जनी उठाकर ना में सिर हिलाते बोला था। नहीं नहीं, इसे यूं नहीं कहना चाहिए। मुझे वास्तव में स्त्री के हर रूप से प्रेम है या मैं प्रभावित हूँ, किंतु उसके वेश्या रूप से नफरत है। जी चाहता है उसे मिट्टी की तरह रौंद डालो। कहते कहते उसके आंखों के डोरे लाल हो गए थे, चेहरा भिज गया था। भीतर ही भीतर बेचैन सा आकाश ताकने लगा था कि कंचो ने एक और अंगारा उछाला। अच्छा, कल मैं मान लो वेश्या ही हो जाऊं तो? तब फिर? शेखू का सांवला रंग कलछाऊ मारने लगा था। उसने आंखें कसकर मींच ली, जैसे भीतर का दर्द पी जाना चाहता हो। रुंधे हुए गले से इतना ही कह पाया था, मैं आत्महत्या कर लूँगा। नहीं, एकदम चौंकती सी उसने शिखर के सिर पर हाथ रख दिया था। नहीं नहीं, तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। तो वो सामान्य होते हुए मुस्कुराया था। कंचो, मेरी फांसी पे चढ़ा के जीने की दुआ देती हो? नहीं, तुम्हारे प्रेम के अमृतत्व का उत्कर्ष देना चाहती थी। शेखू देर तक उसे मंत्रमुग्ध सा निहारता रहा था। कंचों पर बसंत झूम के आया था। नख से शिक तक वो मौसमों की लुभावनी छवि लग रही थी। आंखों में घनेरे बादल, केशों में काली घटाएं, अधरों पर इंद्रधनुषी स्मित, चेहरे पर सांझ की लाली और चाल में झोंके बहार के। कंचों का यही सब माँ का दिल ले डूबता। एक रोज़ तो माँ का स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ गया। कंचो उसी को लिए बैठी रही, ना जमींदार की चौखट लांगी, ना तट का ही रुख किया। शेखू छटपटा कर आखिर 5वें दिन घर पहुंच गया। कंचो मैली कुचैली गोद में माँ का सिर लिए बैठी थी। उसे देखकर उठकर ओसारे में चली आई। वो निर्निमेष देख रहा था। मैली कुचैली कंचो, सूखी संभी देह, उतरा हुआ चेहरा उदासी से सना लगा कई रोज़ से बासी मुंह हो। सिर में बालों के उलझे सुलझे अनसुलझे गुच्छे, जैसे सिर में कब से कंघी ही ना लगाई हो। पूरी मरीज। शेखू को सामने देखते रो पड़ी। रोते हुए सारी दास्तान बकती गई। वो चुपचाप चला गया। घंटे भर बाद लौटा। कंचों को 500 का नोट थमाया, माँ के सिर पर हाथ फेरा और चुप लफ्ज़ों में उसे ढांढस बंधाकर चला गया। पैसे हाथ में आए तो इलाज शुरू हुआ। माँ ठीक होने लगी। कंचों ने अपनी ड्यूटी संभाल ली, लेकिन अभी तक शेखू से उसकी भेंट नहीं हो सकी थी। माँ की देखरेख के कारण तट पर भी वो नहीं जा पाई थी और जमींदार जी के वहाँ कहीं वो दिखता नहीं। भीतर ही भीतर वो शेखू की आहट तौलती रही। चौथे रोज उसकी बेचैनी हद पार कर गई। उसने बातों बातों में बच्चों से पूछ ही लिया, बंटू, तुम्हारे मुनीम चाचा नहीं दिखते? तपाक से जवाब मिला था, टीचर जी, मुनीम चाचा ने 500 रुपये चुराए थे, इसलिए दादू ने नौकरी से निकाल दिया। कंचों की जान काँप गई। ये क्या किया शेखू ने? मन उबाल खाने लगा। निगाहें धुआं धुआं होने लगी। बड़ी कठिनाई से अपने आप को संभाले बैठी रही। अंतर में हलचल मचती रही। विचारों की श्रृंखला टूटती रही, जुड़ती रही। अब क्या करे वो? शेखू ने तो उसे बचा लिया, पर शेखू को कौन बचाए? बेचारा जाने कहाँ कहाँ मुँह छिपाता फिरता हो। नहीं नहीं, शेखू के दामन से दाग तो हटना ही चाहिए। मैं ऐसी स्वार्थी तो नहीं। आखिर वो मेरा है, मेरा शेखू। उसका अपमान मेरा अपमान। उसका जी उमड़ पड़ा और मन ही मन कुछ निर्णय लेती बोली, बंटू, अपनी अम्मा को बुला लाओ। कुछ देर में जमींदारनी सामने थी। उन्हें देखते कंचों की आंखें भर आईं। माँ की तबीयत बिगड़ जाने का कहकर अपना वेतन अगाऊ देने का आग्रह किया। कोमल हृदय जमींदारनी ने फौरन अपने ब्लाउज में हाथ डाला, बटुआ निकालकर 500 का नोट से थमा दिया और कहने लगी, बताओ उस्तानी जी, अगर शेखू भी इस तरह मांग लेता तो क्या बिगड़ जाता? क्या हम आप सबकी पीड़ा नहीं समझते? पर वो नादानी कर बैठा। जमींदार साहब ठहरे सिद्धांतवादी, सच्चे ईमानदार व्यक्ति, ये सब कब बर्दाश्त? जाने कहाँ हो बेचारा। अंतिम पंक्ति सुन कंचों का मन भर आया। बड़ी मशक्क़त से अपने आंसू रोक पाई। भागी वहाँ से। शेखू के घर गई। घर बंद। वो तट की ओर भागी। सूर्य ढलान पर था। ज्यों ज्यों तट की दूरी घटती जाती, जी दूने वेग से उछाल मारता। गिरते गिराते गंतव्य तक पहुँची और पहुँचते ही बिना दम लिए पुकार उठी, शेखू। शेखू ने वैसे ही बैठे बैठे हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थामा। आ गई कंचो? वहीं उसी से लगकर बैठ गई। कैसी हो कंचो? जैसे तुम हो। और माँ?
जैसी मैं हूँ। वो हंस पड़ा। कंचो बड़े समय से तट सूना पड़ा था, सोचता था इन सन्नाटों की भरपाई कब हो पाएगी, कैसे हो पाएगी। सन्नाटों की भरपाई सन्नाटे करेंगे शेखू। कैसे? ऐसे। कहते हुए कंचों की तर्जनी नदी में उतरते गड्ढमड्ढ होते सुर्ख सूर्य की ओर उठ गई। वो हंस दिया। सच, प्राय ब्लैंक्स ही ब्लैंक्स को भर देते हैं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? प्रिय, मैं आकाश ज़मीन पर ला सकता हूँ, तुम्हारे लिए चांद सूरज तारे सब ला सकता हूँ। वो यूं ही सी हंस पड़ी तो वो अनमना हो गया। क्यों, विश्वास नहीं? अच्छा हथेली खोलो। शेखू ने उसकी हथेली को अपने हाथ में ले लिया। हाँ, अब आंखें मूंदो। और समीप से ही पत्थर के नन्हे नन्हे टुकड़े उठा उठाकर एक एक कर उसकी हथेली पर रखने लगा। ये लो चांद, ये लो सूरज, ये लो तारे और ये सारी दुनिया। अब जरा आंखें खोलो। हाँ, अब मुट्ठी खोलो। कंचो ने मुट्ठी खोली और दोनों हंस पड़े। फिर कंचो एकाएक गंभीर हो गई। शेखू, मजाक छोड़ो और आंचल के खूंट को खोला। ये लो 500 रुपये, जाकर ज़मींदार को दे आओ और ये ज़रूर कहे आना कि चोर डाकू लुटेरा बनने का आदमी को शौक़ नहीं होता, ये तो परिस्थितियाँ और समय बना देते हैं। लेकिन व्यक्ति को एक बार परख लेना चाहिए, कोई यूं ही नहीं आत्मा बेच डालता। शेखू कभी 500 का नोट देख रहा था तो कभी कंचों को। आंखों के बादलों ने उसके होंठ सी दिए थे। बड़ी कठिनाई से वो बोल पाया था, कंचो, क्या ऐसे ही सदैव मेरे स्वाभिमान की रक्षा करोगी? कंचों ने रोते हुए हाँ में सिर हिला दिया था। भोरी कंचों का किवाड़ खड़का तो वो चौंक उठी। अरे कौन भला तड़के ही टपक पड़ा? किवाड़ खोले तो चौंक पड़ी। शेखू? उसने शेखू को नीचे से ऊपर तक देखा। वो कहीं जाने को तैयार लग रहा था। कहीं जा रहे हो? कंचो, तुम मेरे स्वाभिमान की रक्षा तभी कर सकोगी जब मैं खुद भी स्वाभिमानी बनूं, अपने अहम की रक्षा करूं। मैं पहले इस योग्य तो बन जाऊं। वो कांपते होठों भरी आंखों से उसे देखती रही, फिर चुपचाप भीतर चली गई। एक थाल में कुछ अनाज, गुड़ और कुछ सिक्के लेकर लौटी। उसकी नज़र उतारी, कंपित हाथों से तिलक किया, रुंधे गले से इतना ही कह पाई, शेखू, अपना ख्याल रखना। तुम भी कंचो, जल्दी आना। कंचो का स्वर भीग गया। मेरी कंचो, तू भी ना? स्वयं पर काबू पाते हुए उसने कंचों की हथेली अपनी हथेली में ले ली, पास ही पड़े कुछ एक कंकड़ उठाए और उसकी हथेली पर रखने लगा। ये लो चांद, ये लो सूरज, ये लो सितारे, ये लो दुनिया और ये लो शेखू। अंतिम पंक्तियां कहते कहते दोनों रो दिए। शहर गए शेखू को 3 महीने हो गए। अकेलापन कंचों को काटने दौड़ता। यहाँ वहाँ बैठकर समय काट देती। कभी कभी बहुत जी उलझता तो तट पर जाकर गुमसुम बैठी क्षितिज में डूबती उतराती रहती। मन पूछता, अब इस ब्लैंक को कौन भरे, आकाश पाताल या क्षितिज? आंखों में पनीली धूप उतर आती, चेहरा धुआं हो जाता, अंदर अंदर चक्रवात घुमाने लगते। उसको विश्वास था कि शेखू उसका भरम तोड़ेगा नहीं, पर जाने कौन सा कांटा उसे चुभ रहा था। वो आहत हो जाती। माँ का स्वास्थ्य फिर बिगड़ने लगा। समझ नहीं पाती कि कैसे क्या करे। हार कर सब नियति पर छोड़ देती। दिन निकलते गए। दिन सप्ताह, सप्ताह महीने और महीने साल बन गए। 2.5 साल हो गए। अब उसने शेखू के आने की आशा छोड़ दी थी। शहर आने जाने वालों से भी कोई हाल खबर नहीं मिल पाती, ना वो कुछ कहला पाती। कोई जान ही नहीं पाता कि वो कहाँ है, कैसा है। 3रा साल लगते लगते माँ साथ छोड़ गई। अब सामने एक ही प्रश्न था कि जीवन को कैसे जीने के योग्य बनाया जाए। सारे अपने साथ छोड़ गए थे। ऐसे में शहर में ब्याही उसकी सहेली एक दिन अंगारों की गर्त लेकर आई थी। कंचों से मिलते ही बोली, कंचो, अब शेखू की बाट जोहना छोड़ दे। उसने कब का ब्याह कर लिया है, कुछ 1 साल का बच्चा भी है। जैसे ध्वस्त हो गई वो, किंतु ना आंखों में समंदर बहे, ना होठों पर पीड़ा जागी। मूर्तिवत बैठी रही। सहेली चली गई। वो यंत्रवत उठी, सरयू के तट पर पहुंची और फूट फूट कर रो पड़ी। इस दरमियान कई बार मामा जी आए थे उसे लिवाने, पर वो ये सोचकर मना कर देती थी कि शेखू कभी भी आ सकता है और उसे न पाकर परेशान होगा, व्यथित होगा। किंतु अब गांव में बने रहने का कोई मतलब नहीं था। वो स्वयं अपनी गठरी लपेट के मामा के शहर हो ली। रास्ते पर वो सोचती रही, शेखू ने तो बड़ा नीच काम किया है। गांव के सीधे साधे लोग भी शहर के त्रिया चरित्र से बच नहीं पाते। कैसा स्वार्थी निकला, मुड़कर देखा तक नहीं। मामा के यहाँ पहुंची। मामा के बेटे बेटियों ने हाथों हाथ लिया,
खूब सत्कार किया। लड़कियां यही शिकायत करती रहीं, जीजी पहले क्यों नहीं आई। एक रोज़ उसने अपनी हम उम्र मामा की बेटी को सारी कहानी कह डाली तो उसने भी भरे मन से सांत्वना दी थी। हार न मानो जीजी, ये ब्याह की बात झूठी भी हो सकती है, शेखू आ भी सकता है। कंचों को भीतर तक भिगो गई थी। मन ही मन सोचा था काश ऐसा हो जाए, शेखू लौट आए। इस बीच रणवीर बाबू कितनी ही सिगरेट फूंक चुके थे। जहन जैसे चौतरफा शिकंजों से कसा जा रहा था। भीतर एक दग्ध छटपटाहट तड़प तड़प के रह जाती। उनकी रिपोर्ट बुक खाली थी, उनकी कलम स्तब्ध थी, जहन शून्य। एक शब्द भी न दे पाया। ना उन्हें अपनी सुध थी, ना कंचनबाई को कुछ और सूझ पड़ रहा था। वो अपनी ही रौ में अतीत के तीव्र प्रवाह में बह चली थी। भीतर की पीड़ा चेहरे पर मलाल बनकर उभर रही थी, जाने कैसे खुद को संभाले हुए थी। बड़े हताश और पीड़ा में स्वर में उन्होंने अंतिम पंक्ति जोड़ी थी। मैं प्रतीक्षा करती रही, पर उसे ना आना था ना वो आया। आया तो था कंचो, तुम ही नहीं मिली, शायद उसकी प्रतीक्षा ही नहीं कर सकी। एक भर्राया स्वर कांप गया। क्या क्या तुम? हठात कंचनबाई के हाथों ने पर्दा सरका दिया। तुम? हाँ, मैं शिखर, रणवीर सिंह, तुम्हारा शेखू। कराहते हुए आखिर रणवीर बाबू का अंतस फूट पड़ा। कंचनबाई बिल्कुल उनके सामने खड़ी थीं और बड़े तोष से उन्हें देखे जा रही थीं। वो सिर झुकाए अब भी सब कुछ छूट जाने की स्थिति लिए बैठे थे। एक मारक अनुभूति उनमें टीस उतार गई थी जैसे। कंचनबाई उनके सामने एक आदर भाव लिए झुकी। नहीं शेखू, वो प्रतीक्षा तुमने मुझे दी ही कहाँ, जिसे मैं चिरायु अपने सीने से लगाए बैठी रह जाती। सोचो, जिस पथ पर कोई पलकें बिछाए बैठा है, कोई तीसरा आके वो पथ ही खोद जाए तो तब क्या करे वो आंखें। मेरे ब्याह की बात तुमसे जिसने कही गलत थी। मैं तो शहर पहुंचते ही काम से लग गया था। एक बड़े सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई थी, पर हफ्ते भर में ही मेरा शत्रु, मेरा दुर्भाग्य वहाँ भी आ पहुंचा। सेठ के कुछ संबंधियों ने उसकी हत्या कर दी। मैं संसार के छल छद्म से अनजान सीधा सरल व्यक्ति, जबरन दोष मढ़ दिया गया। मेरी निर्दोषता की गवाही कौन देता, सिवाय मेरे आंसुओं के। पर आंसुओं की भाषा कौन समझता है। मैं फर्जी मुकदमा चलने के बाद जेल भेज दिया गया। बीच बीच में कैदियों की दूसरे तीसरे शहरों में बदली होती रही और इस अदला बदली में मैं जाने कहाँ कहाँ भटकता रहा। कुछ भी समझ नहीं आता कैसे तुम्हें सूचित करूं। प्रयास किया भी किंतु असफल रहा। छूटा तो सीधा गांव पहुंचा। कहते कहते रणवीर बाबू की निगाहें कंचनबाई के चेहरे पर कंचो तलाशने लगी थी। कंचनबाई जड़ बनी बैठी थी। दोनों चेहरे लथपथ थे। दिलों की पीड़ा जाने कब से जमी पड़ी थी, जो थोड़े से स्पर्श से ही बह चली थी। स्वयं को संभालते हुए आगे बोले। पागलों की तरह घूमता रहा, मगर वहाँ ना तुम्हारा घर बचा था ना मेरा। सदियों के तट पर गया, वहाँ जहाँ हमारे नाम लिखे रहते थे वे मिट चुके थे। अब वहाँ धोबी के पाट थे, चरवाहों और पशुओं की रलपेल। ना तुम कहीं मिली, ना तुम्हारा कोई चिन्ह ही। तुम्हारे मामा के वहाँ गया तो पता चला तुम वहाँ से जा चुकी हो। हाँ, मैं बगैर बताए इधर भाग आई थी। पर तुम यहाँ आई ही क्यों? तुम तो जानती हो इस जगह से मुझे कितनी घृणा थी। वो बात काटती बोली। हाँ शिखर, मात्र यही एक वजह थी कि मैं यहाँ आई। तुमने मुझे धोखा किया, ये विचार मुझे घोटता रहता। मैं प्रतिशोध की आग में जल रही थी। तुमसे प्रतिशोध लेने का इससे बेहतर उपाय क्या था कि जिस चीज़ से तुम्हें घृणा हो, तुम्हारी प्रिय वस्तु को उसी में झोंक दिया जाए। मैंने झोंक दिया शिखर? कंचनबाई का गला रुंध गया। शिखर नहीं शेखू कहो कंचो, कुछ देर के लिए मुझे मेरा खोया हुआ पल लौटा दो। बस इसी एक संबोधन के लिए पल पल मरा हूँ, पल पल जिया हूँ। सच कहूँ तो मुर्दा जीवन जीते जीते आज युगों बाद कंचों की जी उठी है, ज्यों पत्थर के बुत में प्राण पड़ गए हों। अब बाकी की उम्र इसी एक सार्थक पल के सहारे गुजारने वाली हूँ। बहुत दिनों बाद आज रूह लौट आई है। तो तुमने प्रतिशोध ले लिया? हाँ, प्रतिशोध। तुम्हारे प्रतिशोध ने शेखू मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तुम्हारे ब्याह की बात सुन मैं पगला गई थी। मेरे आपने मुझे बहुत दिखारा कि जिसकी प्रतीक्षा संजोए बैठी रही वो तो ब्याह रचा के जीवन का आनंद ले रहा है, और मैं, यानी मुझसे छल, अपने प्रेम से छल, अपने आप से छल। रोने पीटने के बजाय तो उसे बदला लेने की ठान ली। सोचा जिसे तुम अपना सर्वस्व मानते थे उसे भी मैं उसी आग में फेंक दूंगी, जिसकी आग तुम्हें व तुम्हारे परिवार को उम्र भर जलाती रही, जिसके अस्तित्व पर तुम्हारा एकाधिकार था। उसे चिंदी चिंदी कर दरिंदों में बांट दिया। इस प्रतिशोध के बाद मैं बहुत संतुष्ट थी।
किंतु आज तुम अपने प्रतिशोध में सफल हुई कंचो। अभी जिस मृत्यु से मैं गुजर रहा हूं उसकी चटक पीड़ा का अनुमान तुम नहीं लगा सकती। कंचन बाई सिर पकड़कर बैठ गई। नहीं शेखू, नहीं। हे ईश्वर, ये कैसी प्रतिशोध की ज्वाला मेरे भीतर भड़का ली थी कि मैं अंधी ही हो गई। जिसे प्रेम किया उसे ही जला डाला। विद्रोह तो तुम्हारा स्वभाव रहा है कंचन। तुमने अन्याय सहा ही कब? यही तुम्हारा गुण था कंचो। ये और बात है कि इस खूबी ने तुम्हें परास्त किया और मुझे तबाह। कंचन बाई बराबर सिसक रही थीं और रणवीर बाबू का खून जमने लगा था। लगा शरीर वहीं भरभरा कर गिर जाएगा। पास रखे गिलास से पानी पिया और हाँफने लगे। कंचन बाई ने उनका हाथ पकड़ा और एक दूसरे छोटे कमरे की तरफ खींच ले गई। वो यंत्रवत उठ गए थे और कंचन बाई के पीछे पीछे चले गए थे। इस एक पल में उनके भीतर एक अव्यक्त पीड़ा तैर गई थी। अतीत एक बार पुनः उनके सामने था। कहीं आकाश से एक स्वर छनछना गया था। शेखू, आओ तो, आओ, आओ तो तुम्हें आम के बौर दिखाऊं। एक मीठा दर्द अंदर फैल गया। जी चाहा था कि पहले की तरह ही उसकी चोटी हाथ में लपेट के कह दें, उन बौरों की सुगंध तो तेरे बोलों में भी है कंचो। कि एकदम से तंद्रा टूटी। कंचन बाई उनका हाथ हिला रही थी। इस समय वो कंचन बाई के साथ पूजा गृह में खड़े थे। कंचन बाई ने श्री कृष्ण के कदमों में रखे कुछ पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े उठाए और रणवीर बाबू की हथेली खोलती हुई बोली, शेखू, शहर जाते समय तुमने मुझे जो दौलत दी थी आज तक उसे संभाल कर रखा है। इन्हें दिल से लगाए हर तूफान झेल गई। जानते हो क्यों? रणवीर बाबू बुद्ध बने देखते रहे। कंचन बाई आंखों में आंखें डालकर बोली, क्योंकि ये मेरी दौलत थी, मेरा संसार थी और मेरे जीने का सहारा भी। किंतु मेरे बाद इनके मर्म को कोई क्या जानेगा। आज ये बोझ भी उतार ही दूँ। और एक एक करके वे टुकड़े उनकी हथेली पर रखने लगी। ये लो तुम्हारे चांद, तुम्हारे सूरज, सितारे, ये लो तुम्हारी दुनिया और ये तुम भी। आवाज़ का कंपन सिसकियों में तब्दील होने लगा। रणवीर बाबू के चेहरे पर कितनी ही अश्रु रेखाएं दौड़ गई थीं। शेखू, तुम्हारा मुझ पे एक कर्ज था। एक और बात, अब यहाँ मत आना, तुम्हें मेरी सौगंध, यहाँ अच्छे लोग नहीं आते। रणवीर बाबू ने ईंटों के टुकड़ों को मुट्ठियों में भींच लिया और तेजी से नीचे उतर गए। दालान में होते हुए बाहर निकल गए। भवन से बाहर निकलते ही व्यंग बाणों से बिधे हुए कई स्वर लहराए थे। अभी आप सुन रहे थे हुस्न तबस्सुम नेहा की लिखी हुई कहानी थमते थमते सांझ हुई। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की उम्दा और बेहतरीन कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।